हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 30 मार्च 2017। सो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। सो फर्स्ट इज सुनामी, नेक्स्ट इज भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, देन थर्ड इज इकोनॉमिक जस्टिस, फोर्थ इज बोधी हिल्स, दैट इज बोडी या बोधी इस जो कुछ है इसका प्रोनाउंसिएशन। द नेक्स्ट इज द मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016, आफ्टर दैट हीट वेव, देन एट इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस 2017, then second last is festivals in India and last is zero tolerance policy. Okay, so start करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुनामी। जी, सुनामी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें इनमें से चूज करना है। सो फर्स्ट इज अ सुनामी इज ऑल्सो नोन एज सिस्मिक सी वेव। सिस्मिक सी वेव इस नाम से भी सुनामी को जाना जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ सीरीज ऑफ वेव्स in a water body caused by the displacement of large volume of water, generally in ocean or in large lake. Okay, then third is earthquakes, volcanic eruptions and other underwater explosions and other disturbances above or below water all have the potential to generate tsunami. Okay, तो इनमें से कौन से करेक्ट है यह हमें बताना है। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब इन अर्थ के अंदर कुछ अगर एक्टिविटी हो सके, जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे, तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी से ये हो सकते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं सिस्मिक सी वेव। देन नेक्स्ट जो है वो बात भी सही है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि इसमें ये एक सीरीज ऑफ वेव्स होती है। आपने अगर इसके कोई वीडियो वगैरह देखा होगा तो कंटिन्यूअसली ना ऐसी वेव्स, मतलब जैसे जैसे अगर कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे ईपी सेंटर है और यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया वाटर के अंदर, तो ये इस वजह से ना कंटिन्यूअसली वेव जनरेट होती रहती है और उनकी ये जो वेव जनरेट होती है ना, इनकी वेवलेंथ जो है वो भी बहुत बड़ी होती है हमारी रेगुलर वेव से। तो ये सीरीज ऑफ वेव होती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर का डिस्प्लेसमेंट करती है। और कहाँ पे ये जनरली दिखाई पड़ती है, तो ओशियंस में और लार्ज लेक में। ठीक है, लार्ज लेक मतलब कैसे कि जो चारों साइड से बंधे हुए हैं ना, ऐसे वाटर चारों साइड से ज़मीन से बंधे हुए हैं ऐसी लेक और ओशियंस, इन सभी में ये हम सुनामी जो है वो ऑक्यर हो सकते हैं। एंड थर्ड इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन, ये इसके रीजन हो सकते हैं। तो जी थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शन, साथ ही साथ अगर कुछ न्यूक्लियर प्रॉब्लम भी हो जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो जाए तो इस वजह से भी सुनामी जो है वो आ सकता है। और ये भी सही है, दैट इज अबव और बिलो दी वाटर, मतलब देखिए कि जी कुछ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अगर कुछ हो जाए, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्टोनिक प्लेट्स का वगैरह कुछ इफेक्ट हो सके तो वो भी हो सकता है। अर्थक्वेक में तो वाटर के नीचे ही ऐसे कुछ होगा तो भी हो सकता है, बाकी भी कुछ इफेक्ट्स है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। तो जी ये न्यूज़ थी, सुनामी वार्निंग इशूड आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हिट बाय रशियन कोस्ट। तो ये रशिया के कोस्ट पे सुनामी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन हमें तो इस न्यूज़ से कुछ लेना नहीं है। लेकिन ये सेकंड पीआईबी की न्यूज़ थी आज ही की, अर्ली वार्निंग फॉर सुनामी एंड अर्थक्वेक, मतलब है ना, एक सेंटर बनाया गया है जिसमें अर्ली वार्निंग एंड सुनामी सेंटर, जो अर्थक्वेक सेंटर नाम दिया गया है उसको। तो इसमें क्या होगा कि अगर सी के अंदर कहीं पे भी अगर सुनामी की आशंका आए तो 10 मिनट में ये जो सेंटर है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और अगले 20 मिनट में ये जहाँ पे ये सुनामी जो है वो हिट करने वाली होगी तो उस एरिया के जो लोग हैं उनको मेल करके, मैसेज करके या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह कर देगा। ऐसा ये सेंटर बनाया गया है। तो इस सुनामी में और रेगुलर वेव्स में डिफरेंस क्या है, तो ये जो रेगुलर वेव्स होती है ना वो जनरेट होती है विंड से, टाइडल एनर्जी से, जो कि किस वजह से होता है, तो जो हमारा मून और सन का ग्रेविटेशनल पूल जो होता है उस वजह से हमारी रेगुलर वेव जो है वो जनरेट होती है। लेकिन सुनामी में क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इस वजह से ये, मतलब बाकी तो जनरेशन के हमने रीजंस बता दिए, लेकिन इसमें क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और ये हमारी रेगुलर वेव से रिजेंबल क्यों नहीं होती, तो जो मैंने पहले कहा कि वाटर, जो सुनामी की जो वेव होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और सुनामी जो है ये एक्चुअली जैपनीज वर्ड है और इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या है डायरेक्टली, तो हार्बर वेव्स। ओके, हार्बर वेव्स। एंड बाकी ये तो हो गया। ठीक है, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय। तो इनको कौन सेट करता है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स को। सो फर्स्ट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये बीएस नॉर्म जो है वो सेट किए गए हैं। नेक्स्ट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये इसके द्वारा सेट किए गए। नेक्स्ट इज सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड एंड लास्ट इज बोथ ए एंड सी, मतलब एनजीटी एर सीपीसीबी द्वारा ये बनाए गए हैं। तो जी इसका आंसर जो है बीएस नॉर्म
जो है वो सेट किए जाते हैं CPCB द्वारा, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज हमारा आंसर है सी। और ये न्यूज़ है ऑल इंडिया रेडियो की कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अगर BS3 के जो कुछ भी व्हीकल्स है उसको रजिस्ट्रेशन बैन कर दिया है, दैट इज़ फ्रॉम April 1। और इसके बारे में ही न्यूज़ थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक लाइक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सोसाइटी ये जो है ना, थर्ड हमारा एक ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने कहा है कि इनके पास अभी लगभग 8.25 लाख ऐसी व्हीकल्स है जो BS4 के जो नॉर्म्स है उनको कंप्लाई नहीं करती। मतलब देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में अभी व्हीकल्स अभी अवेलेबल है, और परसों से मतलब ये ये इन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो इनको कोई खरीदेगा नहीं। मतलब हमारे जो ऑटोमोबाइल मार्केट जो है ना, इस पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इस डिसीजन के साथ है कि, और इन्होंने कहा है कि इस डिसीजन से पर्टिकुलेट मैटर जो है, दैट इज पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर PM10, इन पे इन पे सब्सटेंशियल रिडक्शन हो सकता है इस डिसीजन से। ठीक है, तो अच्छी एक न्यूज़ है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा कि शायद ऐसा भी हो सके कि ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लॉबी करके गवर्नमेंट को कुछ इसमें लॉ बनाने के लिए कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि हम BS5 नॉर्म्स जो है उनको ना लेते हुए डायरेक्टली BS6 नॉर्म्स की तरफ जाएंगे, और वो कब 2020 में होने वाला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। और यहाँ पे ना SC ने इंपॉर्टेंट बात की है कि हेल्थ जो है वो फार फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इस जो कुछ मैटर है उसमें। तो ये भी आप कहीं पे चाहे तो कोट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इज मेंशन्ड। ओके, तो कहाँ पे मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज प्रीएम्बल, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड थर्ड इज डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमें बताना है कि किसमें ये जिस इकोनॉमिक जस्टिस बताया गया है। सो फर्स्ट इज वन ओनली, दैट इज प्रीएम्बल, नेक्स्ट इज प्रीएम्बल एंड DPSP, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड लास्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ये प्रीएम्बल में है, और साथ ही साथ थर्ड जो है दैट इज DPSP यहाँ में है। तो आंसर हो जाता है B1 and 3 जी। ये देखिए ये हमारा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल ये मैंने फोटो ही कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर आपको पॉसिबल हो ना तो ये पूरा प्रीएम्बल है ना रट लीजिए, क्योंकि ना ये मतलब हेल्पफुल होता है मेंस में भी। अगर आपको कुछ भी लिखना हो ना, या फिर ऐसे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो पूरा जो हमारा प्रीएम्बल है उसको अच्छे से रट लीजिए। और DPSP में कहा है तो आर्टिकल नंबर 38 में, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर प्रीमेटेड बाय सोशल जस्टिस, that is कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसे है ना पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन को क्लब करके पूछा जाए 2-3 हिस्सों से, तो उसके पॉलिटी के बारे में ना अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बोडी हिल्स विच आर इन रिसेंटली न्यूज़। तो बोडी हिल्स जो अक्सर न्यूज़ में है अभी, तो उनका लोकेशन कहाँ पे ये हमें बताना है। फर्स्ट इज कर्नाटका, नेक्स्ट इज तमिलनाडु, सी इज नागालैंड, एंड लास्ट इज महाराष्ट्र। तो जी इसका आंसर है B, दैट इज ये तमिलनाडु में है बोडी हिल्स जो है वो। और ये क्यों न्यूज़ में है, तो जैसा कि हमने एक पिछले दिनों क्वेश्चन कवर किया था जिसमें हमने लिया था इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में हमने देखा था, उस समय हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया था। लेकिन ये आज फिर से PIB में इसके बारे में कुछ न्यूज़ आई थी इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पे, तो हमने एक जोग्राफी रिलेटेड इससे क्वेश्चन कर लिया। तो ये देखिए ये वेस्ट बोडी हिल जो है वो थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये यहाँ पे देखिए ये है तमिलनाडु, यहाँ पे हमारा ये इंडिया, यहाँ पे सबसे साउथ में तमिलनाडु, और यहाँ पे ये थेनी डिस्ट्रिक्ट है जो केरला से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और क्या हुआ है, तो अभी जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का जो प्रोजेक्ट था वो 1990 से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी के लिए पहले तो NGT की सदर्न बेंच जो थी उसने रोक लगा दी। फिर से ये जो ऑब्जर्वेटरी है इनके इसको अभी वो नए से क्लियरेंस स्टार्ट कर रहे हैं लेना। तो अभी तमिलनाडु की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इसको क्लियरेंस देना बाकी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये तमिलनाडु में हमने बताया, और ये ऐसा है ना इसका कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है। और ये यहाँ पे ये थेनी जो हिल्स है यहाँ पे बहुत ही अंदर, यहाँ ये देखिए यहाँ पे ये पीक जो है वो यहाँ पे ये जो हमारी INO जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 एंड चूज द करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ केयर बिल आपने देखा होगा रिसेंटली लोकसभा से पास हुआ है, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज मेंटल हेल्थ केयर बिल ensures every person has the right to access mental health care and treatment from health services funded by government only when they possesses a below poverty line card। मतलब ये जो मेंटल हेल्थ केयर बिल जो है उसमें अगर ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर चाहिए हो तो जो व्यक्ति है उसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड हो वो होगा तो इसको ये अवेलेबल कर दी जाएगी, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट डीक्रिमिनलाइजेस सुसाइड, इट रिकॉग्नाइजेस दैट इट इज डन, मतलब सुसाइड जो है वो सीवियर मेंटल स्ट्रेस के अंडर की गई है। ओके ऐसा ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके 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 पास बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड हो तो ही आपको मेंटल हेल्थ केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज़ ये डिक्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को। सुसाइड कहाँ पे है तो 309 जो आर्टिकल है आईपीसी का उसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सो आंसर है B2 ओनली। तो न्यूज़ जो थी वो ये थी, हम आपने देखा ही होगा कुछ दिनों से ये न्यूज़ आ रही है। तो मेंटल हेल्थ केयर बिल ensures every person has a right to access mental health care and the treatment from health services run or funded by government. The bill ensures free treatment of mentally ill person if they are homeless or poor even though they do not possess below poverty line card। मतलब क्या है ना कि एक तो बात है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे अभी लोग है ना बताते नहीं है कि अगर उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो तो मतलब मतलब बुरा माना जाता है इस वजह से। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है इस वजह से हमारे देश में कितने लोग हैं कि जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, इसकी भी कोई ऐसी स्टैटिस्टिक अवेलेबल नहीं है। तो उसमें से अगर कोई ऐसा बंदा या कोई शख्स होगा कि जो जो होमलेस है, पुअर है, और उस वजह से आपने कहीं देखा होगा कि रास्ते पे ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनके है ना ऐसा मतलब ब्रेन पे असर हो चुका होता है, कुछ भी रीज़न होता है उनके मतलब होने का। तो ऐसे भी लोगों को मेंटल हेल्थ केयर बिल जो फैसिलिटी जो है वो इस बिल के तहत प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज बिल कंप्लाइज टू स्टेट एंड हैव अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम चालू करे। और ये क्यों स्टेट को क्यों करना होगा तो जी हमारा जो पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ टॉपिक ये स्टेट लिस्ट में आता है। ऑलराइट, स्टेट लिस्ट में आता है, इस वजह से ये इंश्योर करना है। एंड बिल प्रोवाइड्स दैट द पर्सन विथ मेंटल इलनेस विल हैव द राइट टू मेक एडवांस डायरेक्टिव्स इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द वे द पर्सन विशेज टू बी केयर्ड एंड ट्रीटेड फॉर मेंटल इलनेस। मतलब क्या है कि जो कोई मानसिक रोगी होगा, हम मानसिक रोगी कहना इसको पसंद करेंगे क्योंकि ये पागलपन नहीं है, मानसिक रोगी होता है वो। तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं। अगर लेकिन ये भी इंश्योर होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है वो इतनी मतलब डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये व्यक्ति डिसीजन लेने के काबिल नहीं होगा तो इसके फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द मेंटल हेल्थ केयर बिल रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ केयर गिविंग as those who can appointed as a nominated representatives of the mentally ill person, members of the capital mental health authority and state mental health authorities or member of a mental health review board। जी एक्चुअली ये नए अथॉरिटीज बनाने वाले हैं और ये बोर्ड भी बनाने वाले हैं, और इसके अंदर क्या कहा गया है तो केयर गिवर्स इसको कौन होगा, इनका रोल जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इस बिल में, ऐसा ये स्टेटमेंट है। और बातें कुछ है इसमें कि इसमें जैसे कि हमने सेकेंड स्टेटमेंट था, इसने जो हमारा सुसाइड है इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और ऐसा समझा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर शख्स जो था जो सुसाइड कर रहा था वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर सुसाइड कर रहा था, ऐसा प्रावधान बनाया गया। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर कोई सुसाइड करने से बच भी जाता था तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा देते थे, तो ये अभी कैंसिल कर दिया है। और ये हमने क्यों किया है तो हमने ना 2007 का एक यूएन का कन्वेंशन था जिसको साइन किया था, और उसके मतलब उस कन्वेंशन के अकॉर्डेंस में हमारे रूल्स जो पहला जो हमारा ड्राफ्ट बिल था मेंटल हेल्थ केयर का, उसके मतलब ये कोइंसाइड नहीं हो रहे थे, मतलब सेम नहीं आ रहे थे, तो ये हमने चेंज कर दिए रूल्स। ओके, द गवर्नमेंट विल सेटअप अ सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। क्या क्या सेटअप करने वाला है देख लीजिए, सेंट्रल मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ केयर अथॉरिटी एट एवरी स्टेट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कितने स्टेट्स ये करते हैं, क्योंकि फंड का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो टॉपिक है पब्लिक हेल्थ जो हमने कहा वो स्टेट के अंडर आता है, और सेंटर जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि हिंदू के कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि स्टेट जो है वो अपनी जो फंड की हिस्सेदारी है वो कम करते जा रहा है। और रीज़न क्या देता है तो हमने 14 फाइनेंस कमीशन के बाद
जो स्टेट्स है उनको 32 से 42% लोन जो है वो दे रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें मतलब फंड इशू पे प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। अ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस एंड मैनेज एडवांस डायरेक्टिव्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें इसमें ना सज़ा का भी प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन इसमें सभी जो कुछ पॉइंट्स है उसके लिए सज़ा अच्छे से मेंशन नहीं की है। डायरेक्टली ऐसे मतलब लमसम कह दिया है कि अगर पहली बार करता है तो 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये फाइन, और अगर रिपीट करता है कोई तो जेल और 50,000 to 5 लाख रुपीज़, या फिर दोनों, ऐसे कोई भी सज़ा हो सकती है, ठीक है। ये एक देख लीजिए, क्योंकि है ना आजकल यूपीएससी मेंस में भी जो बिल्स और एक्ट है उनके बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिया है। और कल और एक न्यूज़ आई है, मतलब कल हमारे लोकसभा में जो हमारा जीएसटी का नया बिल है उसको भी अभी स्वीकृति हो गई है, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं अभी। मतलब हमने जीएसटी के पे एक पहले क्वेश्चन कवर किया था, इस वजह से आज हमने जीएसटी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। देखेंगे अगर कुछ नया मिलता है क्वेश्चन हम बना पाते हैं तो फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हीट वेव। आईएमडी के अनुसार हीट वेव क्या है ये हमें बताना है। फर्स्ट इज व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स। प्लेन्स मतलब जो हमारे प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया, वहाँ पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाए तो इसको हीट वेव कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन प्लेन्स, मतलब एबनॉर्मल में इंक्रीज हो जाए प्लेन्स पे तो भी इसको हीट वेव कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन, मतलब हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो भी इसको हीट वेव कहते हैं। तो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, 1, 1, 2, 1, 3 एंड ऑल। तो जी इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो सेकंड है ना वो वेग है, मतलब वेग कहने से अच्छा होगा कि ये ना मतलब हमारी बोलचाल की भाषा का है। मतलब अगर आपको किसी को ऐसे डायरेक्टली बंदे को पूछा जाए कि हीट वेव क्या है तो वो यही कहेगा कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया, मतलब कल तो 35 था आज डायरेक्टली 40 तक पहुंच गया टेम्परेचर, तो इसको ये हम लोग ऐसे हीट वेव कंसिडर करते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन क्या पूछा, तो आईएमडी ने क्या डिफाइन किया है हीट वेव को। तो आईएमडी ने डिफाइन किया है 40 डिग्रीज फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्रीज फॉर हिली रीजन। और साथ ही साथ क्या है कि अगर हीट वेव किसे कंसिडर किया जाता है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा किसी स्टेशन का, वो मैक्सिमम एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो अगर 45 डिग्रीज रहता है मोर इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर, तो भी इसे हीट करार डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो अभी मार्च से जून के महीने में ये हीट वेव जो है वो रिपीटेडली ऑक्योर होते रहते हैं, और इस वजह से ना हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये एक निगेटिव बात है हमारे लिए, मतलब हमारे देश के लिए। देखते हैं, तो ये आंसर हो गया हमारा सी, दैट इज 1 एंड 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस 2017 एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये कोई कांग्रेस होने वाली है वर्ल्ड एनवायरमेंट एजुकेशन 2017, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द नाइन्थ, ये जो एनवायरमेंट है विल बी हेल्ड इन वैनाकूवर कनाडा इन सितंबर 2017। जी हमने ये क्यों लिया, तो ये जो अगर कोई सिटीज़ एरिया जो अगर कोई न्यूज़ में हो ना तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने ये इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा वैनक्यूवर, ये कनाडा में है, और यहाँ पे ये 9th मीटिंग होने वाली, समिट होने वाली है, कांग्रेस होने वाली है ऐसा। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द कांग्रेस इज कल्चर एनवायरनमेंट विविंग न्यू कनेक्शंस। देखिए इसका नाम ही इन्होंने कितना इनोवेटिव रखा है, कल्चर एनवायरनमेंट विविंग न्यू कनेक्शंस। तो इसके जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट इज सी है इसका आंसर। ये न्यूज़ थी, और कहाँ कब होने वाला है, 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन कांग्रेस जो है वो लिया लिया जाएगा, मतलब। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी है ना कल्चर के, मतलब कल्चर के नाम पे आप देख सकते होगे कि महाराष्ट्र में होता कैसे है कि बहुत ही जब गणपति वगैरह विसर्जन होता है तो हम सभी ऐसे नदी में पानी में फेंक देते हैं, फेंकना मतलब विसर्जन कर देते हैं, फेंकना नहीं यूज़ करना चाहिए था मुझे, विसर्जन कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि पोल्यूशन होता है। तो मतलब हमारे कल्चर से हमारे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी जो कुछ बातें होती है कि साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है लाउड स्पीकर पे, उस वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता रहता है। तो ऐसी बातें जो है यहाँ से क्या होता है, तो कल्चर और एनवायरनमेंट को अभी एक नए रिलेशन में बांधना है, इस वजह से ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन जो कांग्रेस है वो सितंबर में कनाडा में होने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये ना शायद हो सकता है कि इस पे इस बार ऐसे भी पूछ लिया जाए, इस साल के जो हमारा यूपीएससी है उसमें, तो अच्छे से देख लीजिए इसमें। और ये कुछ ना टॉपिक्स थे, ये
ऐसे के लिए अच्छे कोट्स थे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं इसमें से एक जो था वो अच्छा था, मुझे लगा था, वो बता देता हूँ कि जो मेन प्रॉब्लम क्या है तो एनवायरमेंटल में, कि अनसर्टनिटी इन वे ऑफ फॉरवर्ड, मतलब हमें अभी हमें चाहिए क्या वर्सेस द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इज अनअवॉइडेबल। मतलब अभी हमें चाहिए क्या, तो हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, तो एनवायरमेंट पे अफेक्ट होता है डेवलपमेंट के हिसाब से। मतलब डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरमेंट भी चाहिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो मतलब कुछ मिल नहीं रहा, और इस वजह से ये अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके बाकी दो देख लीजिए। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और यहाँ पे मैचेस हमें बताने हैं। तो फेस्टिवल्स एंड स्टेट, सो फर्स्ट इज उगड़ी और उगाड़ी, जो कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। नेक्स्ट इज गुड़ी पाड़वा, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पोंगल, तो ये सदर्न इंडिया में अक्सर मेनली, और वहाँ पे सदर्न इंडिया में कहा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। एंड लास्ट इज सिग्मो, सिग्मो ये कहाँ पे, गोवा में। तो ये ऑप्शंस है, तो इसके हमने ना जानबूझ के सभी आंसर्स करेक्ट रखे हैं। ये शायद हो सकता है कि ऐसे ना जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके बारे में पूछ लेते यूपीएससी, तो हमने इसके सारे आंसर जो है वो करेक्ट ही रखे, मतलब ये सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जी उगाड़ी या उगड़ी जो है वो कन्नड़, कन्नड़ा में इसको, इसका मीनिंग क्या है, तो स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। और एक इससे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर का दिन होता है ये कन्नड़ और तेलुगु लोगों के लिए। और ये जो गुड़ी पाड़वा होता है ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एक न्यू ईयर का डे होता है। और मराठीज, कोंकणीज और सिंधीज लोग जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं। बाद में मकर संक्रांति और पोंगल ये कहाँ पे होता है, तो सदर्न इंडिया में, आपने देखा होगा इसके बारे में, मतलब बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है ये सदर्न इंडिया का। एंड नेक्स्ट इज सिग्मो, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो गोवा में। ठीक है, और ये कोंकणी हिंदू कम्युनिटीज के लिए एक गोवा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ द रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट इज पास्ड बाय। मतलब है ना कि पार्लियामेंट जो है वो हमारी, वो स्टेट लिस्ट पे कोई एक्ट बना सकती है, किस सिचुएशन में, तो ये हमें पूछा है। तो फर्स्ट इज लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी इफ द ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से ये स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एक्ट बना सकती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबरशिप, मतलब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी कहा गया, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी। एंड नेक्स्ट इज राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी of its total membership, and last is राज्य सभा by majority of not less than 2/3 of the members present and voting। मतलब लोकसभा या राज्यसभा कौन बना सकती है, ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज राज्यसभा बना सकती है, और उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। लोकसभा नहीं बना सकती डायरेक्टली, राज्यसभा बना सकती है, और उसके लिए भी 5 कंडीशंस बनाए गए हैं। इफ राज्यसभा अप्रूव्स द रिजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी एंड डिक्लेयर्स दैट द सब्जेक्ट इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, तो 2/3 मेजोरिटी के साथ राज्यसभा कोई स्टेट सब्जेक्ट पे एक्ट बना सकती है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 250 में बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम राज्यसभा एक्ट बना सकती है। नेक्स्ट इज इफ 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ फॉर आइटम इन द स्टेट लिस्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों ने रिक्वेस्ट की तो बना सकते हैं। लास्ट इज फोर्थ इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना हो तो भी संसद जो है हमारी वो एक्ट बना सकती है। लास्ट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट इज रिलेटेड टू। तो ये भी आज की पीआईबी की न्यूज़ है, और ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किससे रिलेट करती है, तो फर्स्ट इज करप्शन, नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनपीए, एंड नेक्स्ट इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट रेसिज्म। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, दैट इज ये कहाँ से, किससे रिलेट करती है, तो करप्शन से, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, ये पीआईबी में एक छोटी सी आर्टिकल आया था, और जिसमें इन्होंने कहा है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं करप्शन को कम करने के लिए, इसके बारे में ये आर्टिकल था। तो हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के, मतलब ये पीआईबी के है ना, तो अगर आप, मतलब आप तो बाकी भी बता सकते हैं अगर पूछा जाए तो, लेकिन ये गवर्नमेंट के इसलिए हमने देख लिया। तो सबसे पहले क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और आरटीआई जो है हमारा, तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमारा एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया है, दैट इज़ ये rti.online.gov.in लॉन्च किया गया है। अगर आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनते होगे ना, तो इसमें भी ये अक्सर आजकल आ रहा है इसके बारे में। साथ ही साथ सीवीसी जो है उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को टू अडॉप्ट इंटीग्रेटेड पैक्ट फॉर मेजर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़, ये
प्रोक्योरमेंट मतलब कुछ खरीदना वगैरह हो तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड पैक जो है वो बना लीजिए। साथ ही साथ ऐसी उन्होंने सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है। साथ ही साथ हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है वो 2011 में रेटिफाई कर दिया है, थर्ड जो है वो। फोर्थ क्या है, तो हमने सीबीआई को एक एडिशनल स्पेशल कोर्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रायल ऑफ सीबीआई केसेस इन डिफरेंट स्टेट वो स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही हमने लास्ट क्या किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव हमने अभी बहुत ही आप देख रहे होंगे पहल है। और साथ ही साथ अभी केरोसिन में भी इसको लाने की मंशा अभी चल रही है, मतलब पायलट बेसिस पे ये शायद एमपी में, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, लेकिन पायलट बेसिस पे केरोसिन पे ये स्टार्ट कर दिया गया है डीबीटी। ठीक है, तो जी ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आई होप हमने सभी अच्छे से कवर कर लिए होंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।